ये कहानी है एक ऐसे डेमन किंग की जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत थी। वो उन्हें मिटा देना चाहता था। पूरी मानव जाति को वह खत्म कर देना चाहता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि इंसानों की तबाही की राह पर निकला वही क्लेन एक नन्हे इंसानी बच्चे को देखकर पिघल गया। उसकी वो मासूमियत और वो नजर क्लेन के दिल को छू गया और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब उसे अपनी असली शक्तियों को छुपाना था और एक साधारण इंसान की तरह जीते हुए उस बच्चे की परवरिश करनी थी। एक ऐसे इंसान की तरह जो बिल्कुल बेकार, कमजोर और मामूली हो। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली उड़ान। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है उस बच्ची के साथ जिसका नाम एलिसिया है। वह अपने पिता के साथ खेत पर काम करने आई थी। जब काम खत्म हो जाता है तो उसके पिता उसे आवाज देते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। एलिसिया वहाँ पर थोड़ी देर और रुकती है और आसपास के खेतों को देखती है और फिर उसकी नजर पड़ती है नक्शे पर। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस नक्शे के बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पूरी दुनिया जैसे किसी काले कंबल में लिपटी हो। सिर्फ उन्हीं का आइलैंड दिखाई देता है, बाकी सब कुछ गायब था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। एलिसिया एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने पिता से पूछती है कि हमारे शहर के आगे क्या है। यह एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन उसका जवाब उसके पिता के पास नहीं था। वो जानता है कि एलिसिया जानना चाहती है। वह खुद भी जानना चाहता था, लेकिन सच यही है कि उसे कुछ नहीं पता था। वह एलिसिया को बताता है कि हर इंसान के भीतर जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की और आगे बढ़ने की। लेकिन जब जब किसी ने उस अंधेरे में जाने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं बचा और तबाही मच गई। वहाँ पर उन अंधेरों के बीच में 4 भयानक डीमन बसे हैं। यह चारों ईडी की दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गार्ड कर रहे हैं और जितनी भी टीमें या लोग वहां पर गए हैं सब खत्म हो गए। कोई लौट कर वापस नहीं आया। एलिसिया सुनकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि क्या यह जगह सच में इतनी खतरनाक है। लेकिन उस सच्चाई से उसके भीतर की जिज्ञासा खत्म अभी तक नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि जब तक वो डीमन मारे नहीं जाते तब तक कोई यह नहीं जान सकता कि उन अंधेरों के पार क्या है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है और इस समस्या का समाधान है ट्रेजर्स, यानी वह हथियार जो केवल चुने गए हीरोज को मिलते हैं। यह हथियार बेहद शक्तिशाली होते हैं। जिसके पास यह ट्रेजर्स है वह डीमन से लड़ सकते हैं। यह सुनते ही एलिसिया का मन रहस्य से भर जाता है। अब उसका एक ही सपना था, हीरो बनने का। वह भी डीमन से लड़ना चाहती थी और अगर स्वॉर्ड ऑफ हिंडन पा ले तो वह भी उस नक्शे के पार उस दुनिया को देख सकती। वक्त बीतता है और सालों बाद एलिसिया एक छोटी बच्ची नहीं रही, अब उन चुनिंदा हीरोज में से एक है जिन्हें यह ट्रेजर्स मिले हैं। उसकी आंखें बंद है। जैसे ही वह खुलती है वह खुद को एक ट्रक में पाती है जो उन्हें शहर की सीमा के पार ले जा रहा था। उसकी गर्दन में एक चैन लटक रही थी जिसे वह कसकर पकड़ती है और अपने पिता के शब्दों को याद करती है और अब उस लड़ाई के लिए तैयार थी, अपने शहर के लिए और मानव जाति के लिए। मिशन पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई सारे हीरोज थे जिनके पास अलग अलग ट्रेजर्स थे। ट्रक के सफर के दौरान सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे का परिचय देने लगते हैं। उनमें से कुछ नाम खास हैं। मेनेल, जिसके पास ट्रेजर्स 1 कियो है, वह दावा करता है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह खुद कहां से है। जैसे ही वह एलिसिया की तरफ देखता है वो चौंक जाता है कि टीम में एक लड़की भी है। लेकिन एलिसिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो ना ही अपना नाम बताती है और ना ही कोई और जानकारी देती है। एक और हीरो जिसका नाम स्टेफन होता है, उसका ट्रेजर होता है टेनमा और कहा जाता है कि वह सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे ट्रक सीमा के करीब पहुंचता है स्टेफन सभी को चेतावनी देता है कि अब हम बहुत नजदीक आने वाले हैं। तभी ट्रक अचानक से रुक जाते हैं और ड्राइवर कहता है कि कैरेज और आगे नहीं जा सकती है। तभी हीरोज नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन वह ठीक से उतर भी नहीं पाते कि अंधेरे में डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में कई लोग मारे जाते हैं। कुछ तो ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। स्टेफन जोर से चिल्लाता है कि बाहर और लड़ाई करो। वो तो तुरंत टीम को अलग अलग स्क्वाड्स में बांट देता है। आर्चर एक दिशा में और लेंसर्स दूसरी दिशा में, हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। स्टेफन खुद एलिसिया के साथ एक टीम बनाता है। एलिसिया के
पास भी एक रहस्यमय और बहुत ही ताकतवर हथियार है। एलिसिया न सिर्फ ताकतवर है बल्कि अपने आसपास की हर चीज को लेकर सतर्क भी है। वह अपने आसपास के माहौल को समझती है, पढ़ती है और तुरंत फैसला लेती है। उसके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था एक भयानक डीमन लॉर्ड। वो एक अजीब तरह से फिलोसॉफी की बात करता है। वो केओस की बात कर रहा था। वो कहता है कि दुनिया केओस से बनी है और अगर ऐसा है तो वह खुद केओस से जन्मा है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सभी हीरोज उस पहाड़ी और घाटियों को पार करते हुए चोटी की ओर बढ़ते हैं। स्टेफन बहुत एक्साइटेड था। उसे सबसे बुद्धिमान हीरो कहा जाता था और आज उसे अपने नाम को सच साबित करना था। वह चिल्लाकर कहता है कि जब हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे, जिन्होंने हमें चुना है उन्हें दिखाएंगे कि उनका फैसला सही था। जैसे ही वह माउंटेन मून की चोटी पर पहुंचते हैं, उनके सामने आता है डीमन लॉर्ड, जिसका नाम था क्लेविटस ऑफ द सदर्न मूनलाइट। वो देखने में शानदार था और बहुत ही खतरनाक था। स्टेफन एक पल के लिए पीछे हटता है। वह जानता है कि यह डीमन बहुत खतरनाक है, लेकिन वह ये भी जानता है कि वह सब हीरो हैं और उन्हें यह युद्ध जीतना है। अब वक्त आ गया है इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू करने का। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में दर्ज होगा, जहां इंसान डीमन से भिड़ेंगे और शायद पहली बार नक्शे की उस पार की दुनिया को देखा जाएगा। जैसे स्टेफन लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता, अपने भीतर के डर को दबाकर खुद को वह प्रेरित करता है, तो क्लेविटस अचानक दूर से उसके ऊपर हमला कर देता है और कोई चेतावनी नहीं देता और ना ही वह कोई संकेत देता है। और एक ही पल में क्लेविटस की शक्ति हवा में लहराती है और स्टेफन दीवार में जा टकराता है। उसके शरीर की टक्कर से चट्टान हिल जाती है और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिरता है, बिल्कुल बेजान की तरह। हर कोई यह देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। डर के मारे उनके पैर जम गए थे। क्लेविटस ने न सिर्फ स्टेफन के पास आकर हमला किया, न ही अपनी जगह से हिला, वो तो बस वहीं खड़ा था। फिर भी उसका हमला इतना सटीक था और इतना प्रबल था कि सबसे ताकतवर हीरो को उसने एक झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद एक और हीरो सामने आता है और चीख कर बाकी सभी को हिम्मत देता है। वो कहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सभी धीरे धीरे अपने होश में लौटते हैं और हथियार उठाकर क्लेविटस की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एलिसिया भी वहीं पर खड़ी थी। वह तुरंत हमला नहीं करती। वह अपने आसपास के वातावरण को गहराई से एब्जॉर्व करती है। जैसे ही बाकी हीरोज क्लेविटस के पास पहुंचते हैं, एक एक करके वह गिनने लगते हैं। वह ना तो उन्हें छूता है, ना ही कोई जादू दिखाता है। फिर भी वह मरते जा रहे थे। क्लेविटस वहां खड़ा होता है और वह भी बिल्कुल शांति से, लेकिन जो चीज सबको हिला रही है वह है उसकी शैडो। एलिसिया को आखिरकार सच्चाई का एहसास होता है। वह जोर से चिल्लाती है कि यह हमें अपनी परछाई से मार रहा है, उससे दूर भागो और उसकी शैडो के आसपास मत जाओ। बाकी हीरोज हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि शैडो, क्या यह मुमकिन है? लेकिन एलिसिया अब देर नहीं करती है। वह तेजी से दौड़ना शुरू करती है और वो पहाड़ के चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है। हवा में उछलती है और उसकी नजर अब बराबर क्लेविटस की परछाई पर होती है। अचानक से उसकी शैडो एलिसिया की ओर बढ़ती है, लेकिन एलिसिया पहली हीरो बनती है जो उस हमले को पहले ही भांप लेती है और समय रहते उससे बच निकलती है। क्लेविटस की आंखें एकदम चमक उठती है। यह उसके लिए बहुत ही हैरान करने वाला पल था, जिसे देखकर वह पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद पहली बार किसी इंसान ने उसकी शक्ति को पहचान लिया और उससे बच निकला था। उसके भीतर एक उत्सुकता जागती है कि यह कुछ तो अलग है। वह सोचता है कि क्या यही इंसानियत है, वह प्रजाति जिसे वह हमेशा कमजोर, डरपोक और कीड़ों के समान समझता था। लेकिन अब वह देख रहा है कि कुछ और ही है, कुछ ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें करेज, डिटर्मिनेशन और लड़ने का जज्बा था। वह सबको मारता चला जाता था। शैडो हर तरफ फैल जाती है और हीरोज एक एक करके गिरते जा रहे थे। अंत में दुर्भाग्य से वह हमला एलिसिया तक पहुंचता है। वो उड़ती हुई हवा में जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पिता को याद करती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकी। और वह यह भी फुसफुसाती है कि हर सपना हकीकत नहीं बनता और
और शायद उसका सपना भी उन्हीं अधूरे ख्वाबों में गुम गया है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कैपिटल हेड हाइंड किंगडम की राजधानी में। वहाँ की गलियों में लोग अपने काम में बिजी थे। व्यापार, त्योहार और साधारण जिंदगी में लोग उलझे हुए थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह भयानक शक्ति उनके द्वार तक पहुंच चुकी है। क्लेविटिस सामने वाले पहाड़ से उतरता है और उसकी उपस्थिति से ही शहर कांप उठता है। लोग भय से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन क्लेविटिस बहुत ही शांत था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं थी। वह सिर्फ एक सवाल लेकर आया था कि यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसे याद आता है कि वह लोग जो उसके क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, उन्होंने खुद को हीरोज कहा था और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हाइंड किंगडम के राजा ने भेजा था। अब उसका इरादा साफ था। वो इन सब लोगों को रास्ते से हटा देगा और खुद राजा तक पहुंचेगा। शहर के निवासी इधर उधर भाग रहे हैं और सैनिक हरकत में आ जाते हैं। नाइट्स अपनी पोजीशन लेते हैं और आर्चरी छतों पर चढ़ते हैं। वह क्लेविटिस पर तीरों से बारिश कर देते हैं, लेकिन क्लेविटिस कोई जवाबी हमला नहीं करता है। वह बस हवा में उड़ता है और सीधे महल की ओर जाता है। वह जानना चाहता है कि यह लोग असल में कितने ताकतवर हैं और उनकी ताकत का स्रोत क्या है। महल के गेट पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए जाते हैं और हजारों तीर उस पर दागे जाते हैं, लेकिन एक भी क्लेविटिस तक नहीं पहुंच पाता। वह बस कुछ देखता है और फिर उसकी आंखों में निराशा झलकती है। वह सोचता है कि ये है वो लोग जो खुद को महान समझते हैं। यह तो अब भी बहुत कमजोर है। फिर वह अपनी एक हथेली उठाता है और उसे दीवार की ओर फेंकता है। दीवार गिर जाती है जैसे किसी पुराने दीवार को सिर्फ एक थपकी दी गई हो। नाइट्स घबरा जाते हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि यह खतरा उनकी सीमा से बाहर का है। उनमें से एक भागता है और सीधा राजा के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें बताता है कि एक डीमन शहर पर हमला कर चुका है। राजा चुपचाप सुनता है और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह समझ जाता है कि इसका मतलब हमारे भेजे गए हीरोज असफल हो चुके हैं। वह अपने सिंहासन से उठता है और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर एक और सिपाही वहां भागता हुआ आता है और घबरा कर कहता है कि इस डीमन को कोई रोक नहीं पा रहा और आपको अब जल्दी से कहीं पर छिप जाना चाहिए। राजा उसे देखता है और वह जानता था कि भागना व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर डीमन सच में अनस्टॉपेबल है तो वह चाहे जितना भी छुपे उसे ढूंढ निकालेगा। बाहर भी हमला जारी था। क्लेविटिस के मन में एक विचार उठता है कि एलिसिया ने जो स्वर्ड्स का इस्तेमाल किया था उसने मुझे थोड़ा घायल किया था। वह अपनी बाहों पर नजर डालता है जहां पर कुछ खरोंचे अभी भी बाकी थी। इसका मतलब है अगर इंसानों को समय मिला और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वह ताकतवर बन सकते हैं और वह उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह इंसानों के इलाकों से दूर रहना चाहता था, लेकिन इंसान उसके क्षेत्र की चाह रखते थे। वो उसकी दुनिया में घुसते हैं और उसे चुनौती देते हैं और यही उसे हर बार एक ही डिसीजन पर लाता है कि अब मैं हमला करूंगा और यही जवाब होगा इंसानों की लालच का। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडन की रक्षा के लिए महल के अंदर बने सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ता है और भारी दरवाजा खोलता है, ठीक उसी समय पर क्लेविटिस वहां पर पहुंच जाता है। राजा के चारों ओर फैले माहौल, उसकी पोशाक और आसपास रखी हुई शाही वस्तुओं को देखकर क्लेविटिस को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद उस राज्य का राजा है। वह बिना कोई संदेह जताए उनसे पूछता है कि तुम ही हो उस जगह के शासक, और वह डीमन इस बार इंसानों की भाषा बोल रहा था। राजा एकदम चौंक उठता है कि एक डीमन इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है और यह पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। लेकिन जब क्लेविटिस खुद को परिचित करता है तब राजा की आंखों में जो हैरानी थी वह भय में बदल जाती है। वह पहचान जाता है कि यह वही है। क्लेविटिस आगे बढ़कर कहता है कि वह इंसानियत को खत्म करने नहीं बल्कि बचाने आया है, लेकिन वह ऐसा तभी कर पाएगा अगर उसे अपने कुछ सवालों के संतोषजनक उत्तर मिले, और यह उत्तर केवल राजा ही दे सकता था। यही सवाल तय करेंगे कि क्या मानव जाति बचेगी या समाप्त हो जाएगी। वह यह बात साफ कर देता है कि सिर्फ किंगडम हैंड के लोगों की
नहीं बल्कि पूरी मानवता की बात कर रहा है। उसका सवाल बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा। वह पूछता है कि यह इंसान कौन है, उनका मूल स्वभाव क्या है और वह किस प्रेरणा से काम करते हैं। वह डीमन किंगडम पर क्यों हमला कर रहे हैं। राजा अपने एटीट्यूड में कहता है कि उसे एक डीमन को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह ना तो डर रहा है, ना ही समझौता करने को तैयार है। क्लेविटस दोबारा पूछता तक नहीं और एक ही पल में वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और राजा की गर्दन काट देता है। उसके सिर का ताज गिरता है और वह जमीन पर ढह जाता है। इसके बाद क्लेविटस चुपचाप महल से बाहर निकल जाता है। उसके भीतर अब यह धारणा और भी पक्की हो चुकी है कि इंसान एक खतरनाक जीव है और जब तक वह उन्हें खत्म नहीं करता तब तक डीमन किंगडम सुरक्षित नहीं रहेगी। वह मन ही मन यह तय करता है कि अब वह पूरी मानवता को खत्म करेगा, लेकिन ये काम उसके अकेले की नहीं हो सकती। उसके लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी, एक ऐसे टीम की जिसे टाइम लेकर तैयार किया जाए। जैसे ही वो राजधानी से दूर जाने लगता है, अचानक से वो एक बच्चे की चीख सुनता है। वो रुकता है और मुड़कर देखता है। वहाँ पर एक माँ थी जो अब जीवन और मौत के बीच झूल रही थी। वो मरी नहीं थी, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ चल रहा था, लेकिन उसकी पाँव में अब अपने बच्चे को पकड़ रखने की ताकत अब नहीं थी। क्लेविटस उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उस बच्चे को देखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक ह्यूमन बेबी था। तभी उस बच्चे की माँ अपनी अंतिम सांसें लेते हुए बोल उठती है। यह क्लेविटस से विनती करती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। क्लेविटस यहाँ पर कुछ पल के लिए रुकता है और उसे समझ नहीं आता कि वो लेडी किससे भीख मांग रही है। क्या वह नहीं जानती कि वह खुद उस विनाश का कारण है जिससे सब कुछ तबाह कर दिया। वह उसे याद दिलाता है कि जिसने इस तबाही को जन्म दिया है। अगर तुम अपने बच्चे को मौत के लिए किसी को दोषी देना चाहती हो तो खुद उस बच्चे को दो, क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हुआ है। लेकिन उस बच्चे की माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी सांसें कम हो रही थी, लेकिन शब्दों में अभी भी विश्वास था। वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक बच्चे को यह चुनने का अधिकार नहीं होता कि वह किस रूप में जन्म ले, तो इस वजह से इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। क्लेविटस पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका चेहरा भी वैसे ही शांत था। फिर भी वह कुछ सोचने लगता है और फिर वो लेडी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को जीवित छोड़ दूं, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह उसके लायक है। वह लेडी फुसफुसा कर कहती है कि मैं अब कुछ साबित नहीं कर सकती। मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन यह बच्चा खुद को साबित करेगा। और इस तरह अपना अंतिम सांस ले लेती है। उसकी बाहें ढीली हो जाती है, लेकिन बच्चे की पकड़ अब भी मजबूत थी। क्लेविटस नीचे झुकता है और उस बच्चे को उठाता है। यहाँ पर वह पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उस बच्चे की माँ का विश्वास और उसकी आखिरी बात कि यह बच्चा एक दिन कुछ करेगा उसके मन में एक बीज बो देती है। इंसान तेजी से बढ़ते हैं और वो सोचता है कि मुझे सिर्फ इंतजार करना होगा। वो यह तय करता है कि वो इस बच्चे को जीवित रखेगा, बस यह देखने के लिए कि वो वाकई में अपनी माँ की बातों पर खरा उतरता है या नहीं। उस विशाल और जटिल साम्राज्य में 5 मानव जातियां मौजूद थी। पहला डून, जिसकी संख्या सबसे अधिक है। यह सबसे आम लोग हैं, लेकिन मेहनती और बहुत ही संघर्षशील होते हैं। अगला है ओर्जिटिस, जो बहुत ही साहसी और आक्रामक और युद्ध प्रिय होते हैं। इनके सिर पर सिंग होते हैं और यह युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटते। अगला था स्लेंडर्स, जो चुपचाप रहने वाले होते हैं, अकेले में जीने वाले होते हैं और यह बहुत कम बोलते हैं। अगला है बेंती, जिनका लुक डेमोनिक बैंडिट जैसा होता है, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत से लोग उन्हें खतरनाक मानते हैं, लेकिन वह अपनी लॉयल्टी के लिए बहुत ही फेमस हैं। सबसे आखिर है हेडनेंस। इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन यह सबसे ज्यादा इंसानों जैसे दिखते हैं और बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। हेडनेंस के पास अर्नोसाइट नामक एक विशेष धातु है। उन्हें उससे हथियार बनाने की एक सीक्रेट तकनीक पता है। ये रहस्य केवल शाही परिवार में ही जाना जाता है। हेडनेंस इन विपन को दून जाति को बेचना शुरू कर देते हैं और इस व्यापार के चलते दोनों जाति में घनिष्ठ संबंध बन गए हैं।
और इसी से मिक्स ब्रीड का जन्म हुआ। लेकिन फिर भी आज भी उस राज्यों की सीमाओं के बाहर घनी जंगलों और पर्वतों में कुछ विचित्र प्राणी घूमते हैं, लेकिन उनकी वाइल्ड एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। और उन्हीं पहाड़ों की लूना माउंटेन्स की गहराई में क्लेविटस अब भी जीवित है। उसके पास वही बच्चा होता है जिसे वह शहर से लेकर आया था। कुछ छोटे भूखे बिस्ट उस बच्चे की ओर बढ़ते हैं और वह उसे खाने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लेविटस उन्हें एक ही झपट्टे में दूर फेंक देता है। वह अब जानता है कि यह बच्चा बेहद कमजोर है। वह सोचता है कि शायद यह अपनी मौत तक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वह बच्चा डर से रोने लगता है। क्लेविटस उसे परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि इस बच्चे को चुप कैसे कराया जाए। वो धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को झुकाता है और अपने एक हथेली से बच्चे को ढक लेता है और उसे गर्मी देता है। फिर वो अपनी नुकीले नाखून की नोक को बच्चे के माथे पर रखता है। बच्चा एक पल के लिए शांत हो गया था और गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ पर क्लेविटस बस उसे देखता रहता है, शायद उस भविष्य को जिसमें यह बच्चा कुछ बन सके। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।